नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनी दिव्य आज आपको कक्षा 7 में हिंदी की तीसरी इकाई कुत्ते की वफादारी का स्वाध्याय कराऊंगी, जिसके कुछ प्रश्न हैं जो कि हमें पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। उसमें सबसे पहला प्रश्न है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। यहाँ ढांचे दिए गए हैं, उसके आधारित ही हमें कहानी बनानी है, जो कि हम हिंदी निबंध की बुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इन चारों प्रश्नों के उत्तर जो है हम हिंदी की बुक में लिखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लिंग परिवर्तन यानी कि अगर स्त्रीलिंग वाक्य में स्त्रीलिंग दिया गया है तो उसका हमें लिंग बदलकर पुल्लिंग करना है, और अगर पुल्लिंग दिया गया है तो हमें उसका लिंग बदलकर स्त्रीलिंग करना है। उदाहरण है, घोड़ा दौड़ रहा है। अब घोड़ा है, उसका हम लिंग परिवर्तन करेंगे। घोड़ा पुल्लिंग शब्द है, उसका हम लिंग परिवर्तन करेंगे स्त्रीलिंग में तो होगा घोड़ी। उसके साथ साथ लिंग परिवर्तन के साथ साथ पूरा वाक्य भी बदल जाएगा। घोड़ा दौड़ रहा है, क्या लिंग परिवर्तन? घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा। यहाँ रेखांकित शब्द सेठ है, उसका हमें लिंग परिवर्तन करना है, तो सेठानी ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगी, यानी कि पीछे जो वाक्य है उसमें भी परिवर्तन होगा। बंजारे को बहुत दुख हुआ। बंजारे का लिंग परिवर्तन होता है, बंजारीन को बहुत दुख हुआ। ऊंट की पीठ पर सामान लदा है। ऊंट की जगह ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है, तो मैदान में लड़की खेल रही है। आगे है प्रश्न नंबर 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्द के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, गाय तो बैल। उसका वाक्य प्रयोग है, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है, और वाक्य प्रयोग बैल का है, बैल किसान का दोस्त है। हमें उसी तरह से जो बक्से में कुछ शब्द दिए गए हैं उसे सही लिंग के साथ जोड़ना है। सबसे पहले है शिष्य, उसका लिंग परिवर्तन होता है शिष्या। नागिन तो नाग, शिक्षक तो शिक्षिका, घोड़ा तो घोड़ी, गाय तो बैल, और देव तो देवी। इस तरह से सभी जोड़े हमने सही मिलाए हैं। इनका वाक्य प्रयोग आप अपनी तरह से कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5, संज्ञा पहचानिए। अब संज्ञा किसे कहते हैं? तो हमने कक्षा 5 में सीखा है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को दर्शाने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी कि हम जानते हैं कि सभी वस्तुओं का, व्यक्तियों का अलग अलग नाम होता है, उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कुछ प्रकार का भी हमने अभ्यास कर लिया था। पहला विधान है, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। यहाँ पे सैनिक, यह एक सभी सैनिकों की जाति को प्रस्तुत करता है, रजू करता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। देश यानी कि किसी देश का नाम नहीं दिया गया है, सभी देशों की बात की गई है, इसलिए यह भी जातिवाचक संज्ञा है कि पूरी सभी देशों की जाति को यह प्रस्तुत करता है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। नदी यहाँ रेखांकित संज्ञा है नदी, इसलिए नदी कोई एक नदी के लिए नहीं बताया गया है, सभी नदियों का यहाँ पे उल्लेख होता है, तो यह भी एक जातिवाचक संज्ञा है। आगे है प्रश्न भाषा सज्जता। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। आशा विमान चलाती है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। नीम गुणकारी पेड़ है। यहाँ जो भी रेखांकित शब्द है वह सभी किसी न किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान का दर्शाते हैं या स्थान को सूचित करते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है, किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है? तो कोई व्यक्ति का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो सकता है, या किसी स्थान को सूचित करने वाला शब्द यह हो सकता है। इसके
बाद है निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर निशानी कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, तापी, पेड़, नदी, पर्वत, गुजरात, गिरनार, मोहन, देश, सैनिक और वीर सावरकर। उसमें से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम हो सकता है, तो उसे हमें यहाँ से पहचानना है। तो सबसे पहला है मोहन, गुजरात, तापी, वीर सावरकर और गिरनार। अब हम देख सकते हैं कि यह सभी किसी न किसी व्यक्ति या स्थान को प्रस्तुत करता है। तापी नदी है का नाम है, गुजरात राज्य का नाम है, गिरनार पर्वत का नाम है, मोहन और वीर सावरकर किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद आता है नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। पहला है हमारे देश के सैनिक बहादुर है। दूसरा है हमारी गाय का नाम गौरी है। तीसरा है नदी को लोक माता कहते हैं। चौथा है कुत्ता वफादार प्राणी है। अब इन सभी वाक्यों में आप देखें तो सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता ये सभी किसी एक व्यक्ति का सूचित नहीं करते, लेकिन सभी शब्द पूरी या संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। यानी सैनिक किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं प्रयुक्त किया गया है, पूरी सैनिकों की जाति के लिए उपयोग में लिया गया है। गाय तो किसी गाय का खास नाम नहीं दिया गया है, यहाँ गाय की पूरी जाति का उल्लेख किया गया है। नदी और कुत्ता उसी तरह से पूरी जाति का उल्लेख करते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि इस जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी खास व्यक्ति का उल्लेख नहीं होता, यानी कि जो संज्ञा होती है वह पूरी जाति को दर्शाती है। जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। अब हमें इसमें से जातिवाचक संज्ञा के जो शब्द है वह ढूंढने हैं। सबसे पहला है छात्र, लड़का, पर्वत, गाय, नदी आदि जो है और पेड़ आदि जो नंबर 3 है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। शब्द दिए गए हैं भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत और नीम का पेड़। अब हमें इन सभी शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को अलग अलग जगह पर रखना है। तो उसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी है, तो भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा और नीम का पेड़, यह सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि ये सभी किसी न किसी व्यक्ति या स्थान का नाम है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा तो नदी, सैनिक, पर्वत आदि जो है वह सभी जातिवाचक संज्ञा है।